प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि आजकल हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से होकर के गुजर रहा है और ये संकट एक तरफा नहीं, चारों दिशाओं से आया हुआ संकट है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आर्थिक संकट, तीसरी तरफ आया हुआ ये तौकते नाम का साइक्लोन, जिसने हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन सभी संकटों की वजह से आप लोगों की क्लासेस संचालित नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में आदेश आया है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाए। देखिए, जो फेस टू फेस पढ़ाने में आनंद होता है, वो इतनी दूर बैठ कर के आपको कोई वीडियो दी जाए, शायद वो आनंद नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ आप फेस टू फेस होते हैं। आपके माइंड में पता नहीं कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और किस अंदाज में करते हैं और किस तरीके से करते हैं। शायद इतने दूर बैठ करके कोई क्वेश्चन ना किया जा सके और हो सकता है आप लोगों में से सभी इस वीडियो को भी ना देख सके, क्योंकि कहीं पर नेटवर्क आता है, कहीं पर नेटवर्क नहीं आते। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। देखिए, जब हम आज की आपकी पहली क्लास है, कक्षा 12 भूगोल, ये वीडियो जो हम बनाएंगे, ये दोनों क्लासेस के लिए लाभान्वित, क्लासेस को लाभ पहुंचाएंगे। एक वो जो इस बार कक्षा 11 से 12वीं क्लास में आए हैं, एक वो विद्यार्थी जो अभी भी कक्षा 12 के होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो भी इन वीडियो को ज़रूर देखें। उन लोगों को भी आप लोग शेयर कर दें वीडियो, ताकि उन तक भी इन वीडियोस का लाभ पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक करंट की जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि ये तौकते तूफान आया है, समुद्री तूफान है। ये समुद्री तूफान बहुत पहले से सृष्टि की शुरुआत से ही आते रहे हैं। पता नहीं कितने तूफान आए और कितने तूफान चले गए, लेकिन प्यारे साथियों, सन 2000 में एक WMO नाम का ग्रुप बनाया गया और WMO नाम का ग्रुप एक ग्रुप ऑफ नेशंस कॉल्ड WMO या ESCAP उसे कहलाया गया, जिसमें उस समय 8 देश सम्मिलित थे। उन देशों में कौन कौन से थे? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। और इन देशों ने मिलकर के ये निर्धारित किया कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आने वाले जो भी तूफान होंगे, उनको जो नाम दिया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया जाएगा और ये देश बारी बारी से उन तूफानों को नाम देंगे। अब मैं एक तूफान का जिक्र आपके सामने करता हूँ। वो तूफान आया 2017 में, जिसका नाम था ओखी। और ये तूफान आया था 2017 के नवंबर में, और इसको जो नाम दिया था, बांग्लादेश ने नाम दिया था। जब इन तूफानों को नाम देने का ये तथ्य तय किया गया कि इन तूफानों को नाम कैसे कैसे दिया जाएगा, तो वहाँ कुछ 13 नियम बनाए गए, जिन 13 नियमों में ये नियम निर्धारित किया गया था कि नाम इस तरह से दिया जाएगा कि उस नाम से किसी देश की राजनीतिक, धार्मिक या मानसिक, कोई भी मानसिक रूप से आहत ना हो। जैसे कि सपोज कर लें कि इस तूफान को नाम तौकते ना दे करके शेषनाग दे दिया गया होता, तो भारतीय भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से जो तूफान को नाम देना है, वो न्यूट्रल जेंडर में देना है। अगर कोई जेंडर है भी, तो उसे इस तरह से कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सन 2017 में आया ओखी नाम का तूफान, उसको नाम दिया गया किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। और ओखी का मतलब होता है आँख, आई। फिर 2018 में तूफान आया और 2018 में सॉरी 2018 में तूफान की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में
इस ग्रुप में 5 देश और सम्मिलित किए गए। उनमें कौन कौन थे? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। तो आपको अभी तक मैंने क्या क्या बातें बताई हैं? आपको बताया कि 2000 में एक ग्रुप का निर्माण किया गया, जिस ग्रुप का काम था इन तूफानों को नाम देना। उस ग्रुप में उस समय 8 देश थे और 2018 में 5 देश और बढ़ा दिए गए। और 2019 में तूफान आया। 26 अप्रैल से 5 मई तक वो तूफान चला और उस तूफान का नाम था फानी, FANI, और कुछ लोगों ने उसे FONI कहा। और इस फानी का मतलब होता है हुड ऑफ ए स्नेक, यानी कि एक सांप का फना। और इसे भी नाम दिया किसने? बांग्लादेश ने ही नाम दिया था। इसके बाद 13 जून 2019 को एक तूफान और आया, जिस तूफान का नाम रखा गया वायु, जिसने बिल्कुल तौकते की तरह से गुजरात को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। और इस तूफान का नाम इंडिया ने ही दिया था। वायु यानी कि विंड। वायु को हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और हाल ही में आया तौकते तूफान। इसको नाम जो दिया है वो म्यांमार ने दिया है। और ये तौकते का मतलब एक बहुत बड़ी छिपकली होता है। इस तौकते नाम के तूफान ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है ये आपको तो पता ही है। तो प्यारे छात्रों, ये तो मैंने आपको कुछ करंट की जानकारी दी। इसमें आपको पता होना चाहिए इस WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हुई। 2000 और अभी तक बहुत सारे तूफानों को इसमें लगभग 170 तूफान इसमें एनलिस्टेड हो चुके हैं, जो कि 2000 से पहले भी हैं। उनको भी नाम दे दिया गया है। अब आते हैं आपके विषय की तरफ। आपका विषय है, आपके पेपर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उसी तरह से कोशिश करूंगा जिस तरह से मैं क्लास में आपको नोट्स डिक्टेट करता हूं। संभव हो सके तो आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से नोट ना कर पाएँ तो आप वीडियो को 1 बार प्ले करें, 2 बार प्ले करें, 3 बार प्ले करें और आप लिख लें। क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है मेरे पास में। व्यवस्था करूँगा मैं 1-2 दिन में, बोर्ड की व्यवस्था कर लूँगा कि आपको बोर्ड के माध्यम से भी वो सारी सूचनाएं मैं दे सकूँ, समझा सकूँ। देखिए, आपका जो पेपर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है आपको ये पता हो। वैसे हम पढ़ा चुके, आपको 11वीं कक्षा में पढ़ा चुके, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? भूगोल क्या है? मैं एक बार फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ। एक स्वतंत्र एवं पूर्ण विषय के रूप में, क्या बोला? एक स्वतंत्र एवं पूर्ण विषय के रूप में भूगोल के अंतर्गत उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के रूप में विद्यमान हैं। इसके अंतर्गत भौतिक वातावरण, जलवायु, मौसम, पृथ्वी की भौतिक संरचना, मानवीय क्रियाकलाप, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नता इत्यादि सम्मिलित हैं। एक बार फिर मैं इसी बात को पढ़ रहा हूँ। एक स्वतंत्र एवं पूर्ण विषय के रूप में, क्या बताया? एक स्वतंत्र एवं पूर्ण विषय के रूप में भूगोल के अंतर्गत उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, ये चारों तरफ का स्वरूप, पर्वत, पठार, नदियाँ, यानी कि ऊपर जो भी कुछ दिखाई देता है, ये सभी विद्यमान है। इसके अंतर्गत भौतिक वातावरण, ये वायु चल रही है, सूर्य का ताप है, नदियों की लहरें हैं, जलवायु। मौसम और जलवायु में आपको अंतर का पता होना चाहिए। जलवायु लॉन्ग टाइम की होती है, वेदर डेली बदलता है। जलवायु, मौसम, पृथ्वी की भौतिक संरचना अभी मैं जिक्र कर चुका। पर्वत है, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, और
उन्हीं से प्रभावित होती हुई मानवीय क्रियाकलाप, सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नता इत्यादि ये सभी भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल वैसे तो बहुत पहले से ही परिभाषा देते आए हैं कि जियो प्लस ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो माने भूमि और ग्राफोस माने आकृति, है ना, यानी कि भूमि की आकृति का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। और भूगोल विषय के जो जनक हैं वो हिकेटियस हैं, और भूगोल को अलग विषय के रूप में पहचान देने वाले इरेटोस्थनीज हुए हैं। अब देखिए, जिस भूगोल को इरेटोस्थनीज ने अलग पहचान दी, उस भूगोल की कुछ शाखाएं हैं। उस भूगोल की शाखाएं हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपका क्या क्या आ जाता है, यानी कि भौतिक संरचनाएं आ जाती हैं। पृथ्वी की पर्वत, पहाड़, पठार, झीलें, नदियाँ। दूसरा होता है मानव भूगोल, और तीसरा है जीव भूगोल। अब मानव भूगोल यही तो आपके सिलेबस में है। क्या है आपके सिलेबस में? मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। और तीसरा है जीव भूगोल। जीव भूगोल, अच्छा, मानव भूगोल तो संबंधित हो गया मानव की एक्टिविटीज से संबंधित, कि भूगोल यानी कि इस पृथ्वी की भिन्न भिन्न संरचनाओं से किस प्रकार से मानव अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और जीव भूगोल में जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मानव, वनस्पति ये किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं आपके विषय की तरफ। आपका जो पेपर है, आपका पेपर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषाएं लेंगे। मानव भूगोल की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा रेडजेल ने दी है, और रेडजेल के द्वारा उसकी पहली परिभाषा है। क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या बताया? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है मानव भूगोल? मानव भूगोल मानव समाजों, मानव का समाज किस किस से मिलकर के बना? घर, परिवार, मोहल्ला है, नगर, ये सब मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। और वो समाज जिस भूभाग पर रहता है, उस भूभाग से किस प्रकार से अपनी क्रियाकलापों से संबंधित है, वो भूभाग उसके रहन सहन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन सभी बातों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यही परिभाषा दी है रेडजेल ने कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित एक क्या कंबाइंड स्टडी है, एक संश्लेषित यानी कि एक सिंथेटिकल स्टडी है। दूसरी परिभाषा एलन सी सैंपल ने दी है, और एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर नहीं है, अस्थिर। किस प्रकार से कहा गया अस्थिर? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है और सूर्य का चक्कर पूरे एक साल में लगाती है। अगर स्थिर होती तो मौसम में परिवर्तन ना आता। मौसम में परिवर्तन आता है, इसलिए सारी क्रियाएं इस पृथ्वी पर संभव हैं, और उसी के कारण मानव समाज क्रियाशील है। तो क्या कहा? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और
क्रियाशील मानव के बीच। पृथ्वी अस्थिर है इसलिए मानव क्रियाशील है। पता नहीं पृथ्वी अस्थिर ना होती तो मानव इस पृथ्वी पर होता भी या ना भी होता, क्योंकि ये चेंजेस के कारण ही मानव एक क्रियाशील है। क्रियाशील है। सर्दी का मौसम आता है तो मानव अपने आप में कितने चेंजेस लेकर के आता है। गर्मी का मौसम है तब कितने चेंजेस लेकर के आता है, और बरसात का मौसम है तो तब उसे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसलिए क्या कहा गया, क्रियाशील मानव उसे बताया गया, क्योंकि मानव अपने आप को सरवाइव करने के लिए यहाँ पर क्रियाशील होता है, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए क्रियाशील होता है। तो इसलिए कहा गया, एलन सैंपल ने कहा है, मानव भूगोल क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और तीसरी डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, जो पॉल विडाल डी लाब्लास ने दी है, वो है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। क्या है भूगोल? दोबारा बताता हूँ, भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, क्या भूगोल क्या है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। भौतिक नियम कौन कौन से हैं जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं? वो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का अपने एंगल पर झुका हुआ होना है। भौतिक नियम है कि पृथ्वी कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाती है। भौतिक नियम है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है। भौतिक नियम है कि सूर्य किस अक्षांश पर किस एंगल से चमकता है, तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों, यानी कि जीव उस स्थान पर किस तरह से रहता है, उसके रहने का अंदाज उसी स्थिति में बदल जाता है जिस स्थान पर वो रहता है। जिस अक्षांश या देशांतर पर वो रहता है उसी के अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट करता है। क्या बताया? तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है मानव भूगोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई, मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं। आपको बताया कि भूगोल क्या है, आपको बताया कि भूगोल की शाखाएं क्या हैं, और आपको बताया कि इस भूगोल से जब मानव की क्रियाएं जुड़ जाती हैं तो मानव भूगोल के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। और आपको अपने इस पेपर में मानव भूगोल का व्यापक अध्ययन करना है। और कल फिर एक दूसरी क्लास लेकर के आते हैं आपके लिए। इस मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।